आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एस्थमा को और स्टार्ट हम लेंगे डेफिनेशन ऑफ एस्थमा से आज के लेक्चर का। और उसके बाद हम जानेंगे वो रीजंस जिनकी वजह से एस्थमा काज होता है और फिर हम आएंगे टुवर्ड्स द पैथोफिजियोलॉजी ऑफ द एस्थमा, जिसमें हम पैथोफिजियोलॉजी पढ़ेंगे एस्थमा का। तो इस तरह से हमारे लेक्चर के 3 पार्ट्स होंगे। तो स्टार्ट करते हैं विद द वेरी फर्स्ट पॉइंट। डिफाइन हम कैसे करेंगे एस्थमा को। It is actually a respiratory disease or a condition in which the airways that carry the air into the lungs and out of the lungs get inflamed and narrow। अभी क्या कहा इन अल्फाज में मैंने कि इसमें क्या होता है एस्थमा के केस में, जो हमारी हवा की नालियां हैं, एयरवेज जिसको कहते हैं, जो हवा को हमारे बॉडी के अंदर ले जाते हैं और बाहर निकालते हैं। रिगार्डिंग रेस्पिरेटरी सिस्टम मैंने कहा था कि आपने ऑक्सीजन को जहनीशील करना है कि ऑक्सीजन को अंदर लाता है और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर लाते हैं। तो वो नालियां जिनके थ्रू एक्सचेंज होता है इन गैसेस का, उन नालियों को क्या हो जाता है, वो नालियां जो है वो इन्फ्लेम हो जाती हैं, उनमें इन्फ्लामेशन हो जाता है और फिर वो जो है ये नेरो भी हो जाते हैं, जिससे फिर क्या होता है, दैट रिजल्ट डिफिकल्ट ब्रीथिंग, यानी कि डिफिकल्टी होती है ब्रीथिंग में। फिर अगर एयरवेज इन्फ्लेम हो जाते हैं और नेरो हो जाते हैं, जिसकी वजह से ब्रीथिंग में डिफिकल्टी होती है। दैट्स इट, शॉर्टकट डेफिनेशन और लिटरल डेफिनेशन ऑफ द एस्थमा। अभी आते हैं टुवर्ड्स द रीजंस। ये एस्थमा जो है जेनेटिक भी हो सकता है, मींस पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग जो है इसके ट्रांसफर हो सकती हैं, और ये मेडिकेशन इंड्यूस भी हो सकता है। रिगार्डिंग मेडिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू अगर मैं बात करूं, हम फार्माकोलॉजी में पढ़ेंगे मेडिकेशंस, वैसे भी कुछ 1-2 एग्जांपल आप लोगों को पता होना चाहिए। जस्ट लाइक जो आपके बीटा ब्लॉकर्स हैं वो, और साथ में जो एस्प्रिन है, ये दो मेडिकेशन जो है वो बहुत रिस्पॉन्सिबल है फॉर द अस्थमा। मतलब मेडिकेशन इंड्यूस्ड अस्थमा जो है वो अक्सर औकात इन दोनों मेडिकेशंस की वजह होती हैं, एस्प्रिन एंड बीटा ब्लॉकर्स। नंबर 3 हमारे पास क्या है, एनवायरमेंट है। अभी आपकी जो इन्वायरमेंट है इसमें आपका पोल्यूशन है, इनडोर है, आउटडोर है, डस्ट पार्टिकल्स है, एलर्जेंस है वगैरह वगैरह, ये सारे आते हैं इन्वायरमेंट में। तो इन डस्ट पार्टिकल्स, एलर्जेंस, ये जो इनडोर पोल्यूशन है, आउटडोर पोल्यूशन है, इनकी वजह से भी अस्थमा काज हो सकता है। तो क्या हुआ, अभी हमारे पास 3 बेसिक रीजन है जिसकी वजह से अस्थमा काज होता है। नंबर 1 जेनेटिक, नंबर 2 मेडिकेशन, नंबर 3 इन्वायरमेंट। इन तीनों की वजह से क्या होता है, अस्थमा काज होता है। अभी आते टुवर्ड्स द पैथोफिजियोलॉजी कि किस तरह से जो हमारे ये जो एयरवेज हैं ये कैसे इन्फ्लेम हो जाते हैं, ये कैसे नेरो हो जाते हैं। हमारे जो एयरवेज है इसकी इन्फ्लेमेशन और नेरोइंग कैसे होती है वो जानते हैं। अभी कंसिडर करें कि अगर आपको एक कोई भी एलर्जिन है, ये एंटीजन है, एलर्जिन रिगार्डिंग हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस, या फिर अगर अस्थमा की बात करें, क्योंकि अस्थमा जो है वो टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है, तो उसमें क्या होता है कि कोई जो पार्टिकल आपकी बॉडी के अंदर जा रहा होता है उसको हम लोग एलर्जिन भी बोलते हैं या फिर एंटीजन भी बोलते हैं। वेल, तो जब ये एलर्जिन या फिर एंटीजन आपकी बॉडी के अंदर जाएगा तो उसके लिए वेट कर रहा होता है एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। अभी देखो इसका नाम क्या है, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। अभी एंटीजन है, इसको ये सेल्स जो हैं एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स, ये फिर प्रेजेंट करेंगे, पेश करेंगे किसी और सेल्स के सामने। कैसे, अभी ये जो एंटीजन आएगा, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल इस सेल को पहचान लेगा, फिर ये इस एंटीजन को जो है इंटरनलाइज करेगा। क्या मतलब, अभी आपका सेल है, इसने इंटरनलाइज किया इस एंटीजन को, तो सेल के अंदर वो एंटीजन आ जाएगा। फिर ये बाय मीन ऑफ सम एंजाइम्स इसकी ब्रेकडाउन करेगा, इसके पार्ट्स बनाएगा। फिर उसके बाद ये जो है बाय मीन ऑफ द MHC क्लास 2 जो प्रोटीन्स हैं, इनके जरिए से इनमें से कुछ पार्ट को जो है अपने सेल के ऊपर प्रेजेंट करेगा। इसीलिए इसको कहते हैं एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। तो इसने क्या किया, इसने पहले स्टेप में इंटरनलाइजेशन की, इस एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल ने उस एंटीजन को अपने अंदर लिया, फिर उसकी ब्रेकडाउन की, फिर उसके बाद उसके एक पोर्शन को उठा करके प्रेजेंट किया अपने सेल सरफेस के ऊपर बाय मीन ऑफ द MHC टाइप 2 जो प्रोटीन्स है। जब ये प्रेजेंट करते हैं तो इसका नाम हो जाता है एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। अभी ये किन के सामने प्रेजेंट कर रहे हैं जिसकी वजह से इनका नाम एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स बन रहा है, ये प्रेजेंट करते हैं T सेल्स के सामने, और T सेल्स जब इनको देखते हैं तो फिर वो स्टिमुलेट हो जाते हैं, वो फिर रिलीज करवाते हैं इंटरल्यूकिन टाइप 4 और इंटरल्यूकिन टाइप 5। ये दो इंटरल्यूकिन रिलीज करते हैं। अभी जो रिलीज्ड इंटरल्यूकिन हैं इनका क्या मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, IL टाइप 4 जो है ये B सेल्स को क्या करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं, उनकी क्लास स्विचिंग करते हैं कि वो एक स्पेसिफिक टाइप की एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस करें। अभी मैंने यहाँ पर टर्म यूज किया क्लास स्विचिंग। हमारे जो B सेल्स है आप लोग जानते हैं कि ये डिफरेंट टाइप्स के एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस करते हैं, IgA, M, D एक्सेट्रा। तो क्या हो, यहाँ पर हमने सिर्फ एक टाइप की एंटीबॉडीज को
प्रोड्यूस करना है बाय मीन ऑफ दी बी सेल्स। तो ये IL-4 जो है ये स्पेसिफिक स्विच को ऑन करेगा जिससे सिर्फ और सिर्फ जो है IgE एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होंगे। इसको बोलते हैं क्लास स्विचिंग। IL-4 विल डू द क्लास स्विचिंग ऑफ द बी सेल्स टू प्रोड्यूस द IgE एंटीबॉडीज। अभी ये जो IgE एंटीबॉडीज बन गए ये आएंगे मास्ट और बेसोफिल सेल्स को ढूंढेंगे, फिर उसके ऊपर बाइंड करेंगे। बाइंड करने के बाद क्या होगा, सेकेंड एक्सपोजर जब होता है, सेकेंड एक्सपोजर, पहले एक्सपोजर में कुछ नहीं होता। रिगार्डिंग एलर्जिक रिएक्शंस जो हम लोग बात करते हैं, टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस, या फिर जो सारे हमारे पास जो हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस हैं उन सब में एक स्टेप में जो है आपको मतलब जो एलर्जिन है या जो एंटीजन है वो आपको डैमेज नहीं करता। एलर्जी या एंटीजन ने पहले आपके बॉडी के अंदर जाना होता है, पहले आपके जो इम्यून सिस्टम है इसको जगाना होता है। जब आपका इम्यून सिस्टम जाग गया होता है, रेडी हो जाता है, फिर सेकेंड एक्सपोजर में वही एंटीजन अगर दोबारा से आता है या वही एलर्जिन दोबारा से एंटर होता है, फिर जो है एलर्जिक रिएक्शन होता है। तो वो इस तरह से होता है कि जब वो एंटीजन दोबारा से आता है तो आपके जो मास्ट सेल्स हैं, बेसोफिल्स हैं, उनके ऊपर ये IgE एंटीबॉडीज ऑलरेडी बॉन्डेड होते हैं, ये ऑलरेडी अवेलेबल होता है सेकेंड एक्सपोजर के लिए। तो जैसे ही सेकेंड एक्सपोजर के लिए वही एंटीजन वही एलर्जिन दोबारा जाता है तो फिर वो उनका सामना जो है इन एंटीबॉडीज के साथ होता है जो मास्ट और बेसोफिल सेल्स के साथ अटैच होते हैं। तो ये जो सेकेंड एक्सपोजर में एंटीजन आया जब ये बाइंड करता है तो फिर ये जो मास्ट सेल्स है या फिर जो बेसोफिल सेल्स है इसके अंदर जो वेसिकल्स थे उनमें थे हिस्टामिन क्लोज होते हैं। वो हिस्टामिन जो इसके अंदर इंक्लोज होते हैं वो फिर रिलीज हो जाते हैं, डीग्रेनुलेशन होती हैं। वो हिस्टामिन जो है वो असल में रिस्पॉन्सिबल है एलर्जिक रिएक्शन को काज करवाने में। तो ये हिस्टामिन और साथ में ल्यूकोट्राइन्स भी रिलीज होते हैं। यहाँ पर बात पहुँच गई इनकी। अब आते हैं टुवर्ड्स द इंटरल्यूकिन 5। इंटरल्यूकिन 5 जो है ये इज़ोनोफिल्स को जो है स्टिमुलेट करते हैं। इज़ोनोफिल्स जब स्टिमुलेट होगा तो उससे प्रोटीजेस और ल्यूकोट्राइन्स रिलीज होंगे। ये ल्यूकोट्राइन्स यहाँ पर भी रिलीज हो रहे हैं और यहाँ पर भी रिलीज हो रहे हैं फ्रॉम द मास्ट और बेसोफिल सेल्स। तो यहाँ पर क्या है, प्रोटीज, ल्यूकोट्राइन्स, हिस्टामिन्स और ल्यूकोट्राइन्स। तो ल्यूकोट्राइन्स दो जगह पर हैं। जब ये रिलीज होंगे तो इन सब का कलेक्टिव फंक्शन क्या है, ये सब आएंगे हमारे एयरवेज जो हैं इनके स्मूथ मसल्स जो हैं, स्मूथ मसल्स उनके ऊपर इनका एक्शन है। और साथ में जो स्मॉल ब्लड वेसल्स हैं लाइक कैपिलरीज उन पर भी इनका एक्शन है। अभी कैसे एक्शन है इनका, रिगार्डिंग हिस्टामिन्स पॉइंट ऑफ व्यू हमारे पास क्या है, H1, 2, 3, 4 रिसेप्टर्स हैं। तो ये जो हमारा हिस्टामिन है रिगार्डिंग रेस्पिरेटरी सिस्टम टाइप 1 को ये स्टिमुलेट करेगा जो कि GQ कपल रिसेप्टर है। जब ये रिसेप्टर स्टिमुलेट होता है GQ कपल रिसेप्टर तो ये क्या करवाता है, इन केस ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम तो हमारे जो ब्रोंक्यूल्स है उनकी ये कॉन्ट्रैक्शन करवाएगा। क्यों, जो स्मूथ मसल्स है उनको ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो इससे ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन होगी। साथ में ये ही हिस्टामिन जो है रिस्पॉन्सिबल है सिक्रीशन को इंक्रीज करने में, जो म्यूकस है म्यूकस के सिक्रीशन को इंक्रीज करेंगे। और यही जो हिस्टामिन ये रिस्पॉन्सिबल हैं जो हमारे पास स्मॉल ब्लड वेसल्स हैं इनको भी ये डायलेट करेंगे। तो अभी हिस्टामिन ने क्या हिस्टामिन है और ल्यूकोट्राइन्स है, इनका फंक्शन कलेक्टिव क्या हुआ, इन्होंने ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन की, म्यूकस की सिक्रीशन ज़्यादा की और साथ में जो ब्लड वेसल्स हैं उनकी जो परमेबिलिटी है उसको भी ज़्यादा कर ली। मतलब ब्लड वेसल्स जो हैं वो डायलेट हो गए। डायलेशन ऑफ द ब्लड वेसल्स, म्यूकस प्रोडक्शन और ब्रोंको कंस्ट्रक्शन। तो क्या होता है, पहले हमारे पास अगर हमारा जो ब्रोंक्यूल है वो इस तरह से होता है, जब ये मैकेनिज्म होता है एलर्जिक जब रिएक्शन होता है तो क्या होता है, यहाँ पर म्यूकस जो है वो सिक्रेट हो जाता है गॉट, और साथ में जो इनकी मसल्स हैं वो भी कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाते हैं। तो क्या हो जाता है, जो साइज है डायमीटर आपको जिसको कहते हैं वो डायमीटर जो है वो कम हो जाता है। पहले इतना था अभी इतना हो गया। क्यों, ड्यू टू द स्मूथ मसल्स कॉन्ट्रैक्शन और ड्यू टू द म्यूकस। तो इन दोनों की वजह से क्या हो गया, बहुत नज़दीक हो गया। पहले डायमीटर इतना था अभी इतना हो गया। तो जिससे क्या होगा, एयर पैसेज जो है वो आसानी से नहीं होगी, मीन्स डिफ़िकल्टी होगी हमारे पास ब्रीथिंग में। तो अगर ब्रीथिंग में डिफ़िकल्टी हो तो उसको क्या कहते हैं हम लोग, सिंपल इन शॉर्ट कहते हैं एस्थमा, दैट्स इट। तो इस तरह से हमारे क्या होता है, ये दोनों एस्थमा कॉज करवाते हैं। अभी यहाँ पर रेयर आए प्रोटीज, इनका क्या मैकेनिज्म है। आप लोग जानते हैं कि हमारे पास एक्यूट अस्थमा है और क्रॉनिक है। जब अस्थमा क्रॉनिक को पहुंचता है, बहुत शिद्दत इख्तियार कर लेता है, उस टाइम जो है इन प्रोटीज का फंक्शन जो है वो देखा जाता है, जिससे फिर क्या होता है, रेस्पिरेटरी ट्रैक के जो टिश्यूज हैं वो उनको ये डैमेज करता है। फिर ये जो अस्थमा है ये बहुत क्रॉनिक केस की तरफ चला जाता है जो कि एक इरिवर्सिबल स्टेट की तरफ पहुँचता है। तो इस तरह से हमारी पैथोफिजियोलॉजी भी कंप्लीट होती है ऑफ द अस्थमा। और अगर फिर भी कोई क्वेश्चन यहाँ पर अभी रिमेनिंग है तो आप उसको बिल्कुल फ्री होकर के पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। कमेंट बॉक्स आप लोगों के लिए हाजिर है। और थैंक यू फॉर वॉचिंग।